नमस्कार। लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है, रणभेरी बज चुकी है, बिसात बज चुके हैं। अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों के साथ समर के मैदान में हैं। आंकड़े फिट हो रहे हैं, किस पार्टी को किस कम्युनिटी का समर्थन प्राप्त है या नहीं हो, या देना है या नहीं देना है, इस बारे में चर्चा परिचर्चा हो रही है। मैं इस समय पाइप मार्केट सायाबाद में हूँ और हमारे साथ उपस्थित हैं जाट समाज के मुअज़्ज़ज़ लोग, बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध संप्रदाय के लोग। और इनसे हमारी जो ख़ास परिचर्चा है वो इस विषय पर है कि यहाँ जो गाज़ियाबाद क्षेत्र में जो अपने प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ बैठी हैं, उनके बारे में उनकी क्या राय है और इनका समर्थन किसको और क्यों देना है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ दैया साहब से। दैया साहब नमस्कार। दैया साहब ये बताइए कि आपका जो समर्थन है आपके समाज का, वो किस पार्टी को होगा इस बार लोकसभा चुनाव के लिए और क्यों होगा? इस लोकसभा चुनाव में से पहले अगर हम अपनी जाट समाज की बात करें जी। तो बीजेपी ने जाट समाज के साथ जो खुल करके जी। असंवैधानिक अनैतिक अत्याचार किए हैं, जी। उनकी वजह से जाट समाज में बीजेपी के प्रति एक बड़ा आक्रोश है। जी। अब वो आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी। उसी परिप्रेक्ष्य में जी। हम जैसे दूसरे समाज अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, उसी तरह हमारा भी यहाँ आने वाले 1-2 दिन में जी। बड़ी मीटिंग करने का विचार है और वहाँ हम सर्वसम्मति से ये निर्णय लेंगे जी। कि गाजियाबाद की सीट पर, विशेष रूप कर गाजियाबाद की सीट पर जी। जो प्रत्याशी बीजेपी को हराने में सक्षम होगा, हम संगठित होकर के एक मुश्त उसको वोट करें। जी। भाई साहब आप अपना परिचय दीजिए और आप बताइए कि आप की क्या प्रतिक्रिया इस बारे में। मैं मोहन सांगवान, जी। इंदिरा गांधी जाट परिवार में का संरक्षक जी। और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। 5 इंडियन RWA का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ अच्छा। और जाट जाति से नाता रखने के नाते जी। जो मेरा विचार है, जी। जो व्यवहार पिछले 10 साल में जाटों के साथ केंद्र सरकार ने किया, जी। उससे हम उस व्यवहार से हम लोग दुखी हैं। जी। जाट समाज को बहुत बुरी तरह उन लोगों ने आतंकवादी, खालिस्तानी, जी। बलात्कारी कहा। जी। डेढ़ 1 साल 13 महीने हम लोग बॉर्डर पर टिके रहे। जी। हमारे 795 किसान जी। वहाँ पर शहीद हुए जी। और उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी। जी। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गया। जी। उस माफ़ी मांगने के बावजूद जो एग्रीमेंट साइन हुआ, जी। उसमें हमारी जो शर्तें थी, देश में भर में जो किसानों पे मुकदमे बनाए थे, जी। MSP की गारंटी, किसानों के मुकदमे वापस लेने की गारंटी जी। और दूसरी सारी बातें, जी। आज 22 महीने हुई उस पर कोई एक्सरसाइज नहीं हुई जी। और फिर से दोबारा आंदोलन किसानों को करना पड़ा है। जी। किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार, हमारी MSP की गारंटी नहीं, जी। हमारे खिलाड़ी समाज की जी। जो महिलाएं थी उनके साथ जो है उन लोगों ने टॉर्चर किया, जी। जिस तरह अभद्र व्यवहार किया और दिल्ली में उनको खींच के घसीटा गया। तो दिन देश का संविधान का जहाँ संरक्षण की जाती है, उस पार्लियामेंट का निर्माण होता, उस दिन ये कार्यक्रम जाट समाज पर किया जी। और ये घोर अन्याय है। जी। और उसके बाद भी आज जाट समाज से इन लोगों ने कोई भी माफ़ी नहीं मांगी, कोई ऐसा कार्य नहीं करा कि जो हम बहन की बेटियों को सम्मान्य दें। और अपेक्षित जिन लोगों ने उनके कृत्य अपराध बलात्कार किए, जो करने की कोशिश करी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आपका समर्थन अब किस पार्टी को जाएगा हमारा लोकसभा? समर्थन भाजपा और RSS की नीतियों के खिलाफ रहेगा और हम जो भी प्रत्याशी भाजपा को हरा रहे हैं, जिस जी। जगह जो मजबूत है उस जगह अपनी वोट देंगे और हमारा वोट गाजियाबाद विधानसभा में
कांग्रेस से प्रत्याशी गोली शर्मा को जा रहा है कि ये सब यहाँ जी। पर संगठन है। प्रमोद चरम साहब, आप बताइए अपने विचार कि आप क्या राय रखते हैं इस बारे में। मैं जाट के साथ साथ जी। संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा इंडिया जी। पूरे भारत का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। जी। कल मेरी महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। उनसे हमारी बात हुई। जी। हमने पिछले 2019 से हम एक आंदोलन चला रहे थे। जी। अभी हमारे को क्या क्या तकलीफें हैं, जी। ये हमारी 4-5 मुख्य मांगे थी जी। जिसको लेके हमने बड़ा संघर्ष किया, मगर इन लोगों ने उल्टा और उस पे हमें घेर के हमारे को प्रताड़ित किया गया है, जी। जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट जिससे मैं संबंधित हूँ जी। वो बहुत ही परेशानी में चला गया है जी। और नुकसान में चला गया है। हमारे बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट का कार्य छोड़ के चले गए हैं, अच्छा। जिस वजह से भ्रष्टाचार को लेके हमारी 4-5 मुख्य मांगे हमने सरकार से रखी थी। नंबर 1 तो हमारा ये था कि ये जो ई चलान इन्होंने चलाया ये घोर भ्रष्टाचार है। जी। इनको ये भी नहीं पता होता गाड़ी में कितना वजन है कितना नहीं, खाली चलती गाड़ी का फोटो खींच के उस पर 1 लाख रुपए का चालान भेज देते कि तो ओवरलोड थी, जी। उसके लिए मुकदमा लड़ते रहे, सेटलमेंट करते रहे। जी। दूसरा हमारा सबसे बड़ा था जो टोल टैक्सों पे खुली लूट हो रही है, जी। ड्राइवरों को पीटा जा रहा है जी। फर्जी। अगर उसमें हमारे फास्टैग में पैसे तो भी कह देते नहीं पैसे हैं, जी। वो उससे भी ले लेंगे, फिर उससे फास्टैग से भी कट जाए, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। जी। अननेसेसरी कुछ ऐसे टोल हैं जिनकी मियादें पूरी हो चुकी मगर सरकार उनको हटाना नहीं चाहती है। जी। तीसरी हमारी सबसे बड़ी मार्केट थी आरटीओ। जी। आरटीओ ऑफिस में जिस तरह से एक मुफ्त भ्रष्टाचार वहां चलता है। हमारी एक गाड़ी की फिटनेस में 2 से 2,500 रुपये लगता था, जी। अब वो 15-20 हजार रुपये में जाके फिटनेस होती है। ट्रांसपोर्ट जो एक मुख्य रीढ़ है हिंदुस्तान की जीडीपी का, जी। उसकी इन्होंने कमर तोड़ के रख दी। जी। चौथा सबसे बड़ा हमारा जो नया कानून की लाए हैं, ड्राइवर को एट द स्पॉट पे अगर वो जाके रिपोर्ट करनी पड़ेगी, कोई एक्सीडेंट हो जी। जाएगा जी। और वो इतना पैसा भरना पड़ेगा, जी। वो हमारे इस उद्योग की कमर तोड़ने का कानून है, जो काला कानून है हमारे इसमें। जी। और पांचवा ये जो है, जिस तरह से आज हिम्मत नहीं हो रही हम नई गाड़ी खरीद सके। हमने एक स्क्रैप पॉलिसी इनको कहा था कि हमारी गाड़ियों की उम्र 15 साल आप करें, 10 साल में तो गाड़ी की किस्तें देनी पड़ती है, जी। उस पे हम अड़ना चाहते हैं। अब हमारी गाड़ियों की उम्र 15 साल हो और उसके बाद उस पे जो जीएसटी लगती है 28%, जी। उसको घटा के 18 किया जाए। जी। इस वक्त सरकार की जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है जी। वो बहुत ही डाउन आ गई है, जी। जी। जिस वजह से हमारे यहाँ काम धंधे बेरोजगार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इतने हो गए हैं, बेरोजगारी का ये आलम है कि आपको यहाँ पे भूखमरी के कगार पे है। ये जो उद्योग है जी। ट्रांसपोर्ट उद्योग जी। भूखमरी के कगार पे। कुछ भाइयों ने रेहड़ी लगा ली, कुछ ने ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया है जी। और धीरे धीरे जो छोटा ट्रांसपोर्टर है जी। वो तो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। जी। तो अच्छा। मैं एक तो उसकी तरफ से अपनी ये बात रहा, दूसरा जाट समाज का मैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरी अपने सारे समाज से अपील है कि पूर्व में दया जी ने सामने बता दिया जाटों के साथ जितना अपमान यहाँ सहना जी। पड़ा है, जी। तो हम उस कैंडिडेट को लोकसभा में सपोर्ट करेंगे जी। जो बीजेपी को हरा रहा है, और वो डोली शर्मा इस वक्त बहुत भारी मतों से जी। इनको हरा रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री तोमर साहब। आइए तोमर साहब से भी हम अपने दर्शकों के लिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तोमर साहब, आप बताइए कि ओवरऑल ये जो सिनेरियो है अभी का जो परिदृश्य है, इसको देख करके आपका आकलन क्या कहता है। असल में मैं कांग्रेस में किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। सीधे सीधे मेरी जिम्मेदारी चुनाव में जी। कांग्रेस को सपोर्ट करने की लगी है। जी। जी। मैं राजनीति में समर्पित भाव से काम करता हूँ। जी। चौधरी चरण सिंह जी के साथ मैं युवा लोक दल में राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ। अच्छा। मेरी मुकम्मल ट्रेनिंग राजनीति में उन्हीं के दौर की है। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने लंबे वक्त कांग्रेस के विरोध की राजनीति की जी। और उत्तर भारत की उनके नेतृत्व में
कांग्रेस के विरोध की सबसे शक्तिशाली पार्टी बन गई बिल्कुल लोकदल। बिल्कुल। अंत तो गतवा जी एक सूरत ये भी आई, जी जनता पार्टी के बिखरने के बाद जी चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आई, जी तो कांग्रेस ने इंदिरा गांधी ने ही सपोर्ट देकर उनको देश का उनको दे प्रधानमंत्री जी बनवाया। जी हम लोगों को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। जी हमारे अंदर यदि स्वाभिमान और एहसान मानने की दृष्टि है, जी तो मैं कहता हूं, हमको जो आज गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा नेता लाल किले पे चढ़ा, देश का प्रधानमंत्री बना, जी उसका श्रेय सीधा सीधा इंदिरा गांधी को जाता है, कांग्रेस को जाता है। जी लिहाजा आज हमारी भी जिम्मेदारी है, जी विशेष करके, अलबत्ता मैं जाटों का नेता नहीं हूँ, जी मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, समाजवादी दृष्टिकोण का जी मेरा परिपक्व है। जी मैं सारी पार्टियों के साथ एकजुट होकर चलने में विश्वास करता हूँ, जी लेकिन मैं विशेष करके यहाँ इसलिए भी जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहा हूँ जी कि मैं 77 में बड़ौद कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष था। अच्छा मेरे साथ के उस वक्त के पढ़े लिखे लोग यहाँ बहुत सारे अपने काम धंधे कर रहे हैं, नौकरियों में है, रह रहे हैं परिवार से ही। जी मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आपकी चौधरी चरण सिंह जी के अंदर विश्वास की कोई भी दृष्टि है, जी तो आपको उनके सम्मान का ख्याल करते हुए जी इस वक्त भाजपा के विरुद्ध पूरी शक्ति जुटा करके जी। कांग्रेस को वोट करनी चाहिए। वैसे एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा तोमर साहब, ये राष्ट्रीय लोकदल का जो इसमें आ गया है शामिल होना, तो इसको आप कैसे देखते हैं भाजपा के साथ आ गया ना? मूलतः जयंत चौधरी जी, जी चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र हैं, जी बहुत है वो अमेरिका पैदा हुए हैं। जी जी चौधरी चरण सिंह जी का निर्माण कैसे हुआ है उनको नहीं पता है। जी चौधरी चरण सिंह जी को 3 पीढ़ियों ने तमाम कर्जों में रहते हुए भी जी अपने बच्चों के स्कूल की फीस में से फीस के खर्चे काट के, जी लड़कियों की शादियों के वक्त कन्यादान में कमी कर करके जी पैसे इकट्ठे करके चौधरी चरण सिंह की पार्टी बनाई और चौधरी चरण सिंह को शक्ति देने का काम किया। जी उसके प्रतीक है चौधरी चरण सिंह। जी और मैं इसमें कहने में कोई संकोच नहीं करता हूं जी कि आजादी के बाद जी देश में किसान राजनीति में उनसे बड़ा कोई किसान नेता अब तक नहीं तो हुआ जी है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं। कोई ये कहे उनके परिवार का सदस्य कि हमको मोदी में चौधरी चरण सिंह दिखाई देता है, तो वो चौधरी चरण सिंह का अपमान करता है, बिल्कुल उन किसानों का अपमान करता है जिन्होंने चौधरी चरण सिंह को बनाने का काम किया, बिल्कुल और उन किसानों का अपमान करता है जो जी 15 महीने सीमाओं पर अपने किसान हकों की लड़ाई लड़ते रहे जी और गोली खाते रहे, जी बरसात में बरसात झेलते रहे, गर्मी में गर्मी झेलते रहे, जाड़े में जाड़ा झेलते रहे जी और अपने हकों के लिए डटे रहे। जी खेती खेती जी उनका सबसे बड़ा दीन ईमान धर्म जी खेती है। बिल्कुल उसी से उनकी रोटी का इंतजाम है, उसी से उनके बच्चों की पढ़ाई का जी इंतजाम है, जी उसी से उनकी बीमारी में दवाई का इंतजाम है। बिल्कुल, उसे छोड़ करके उसके ऊपर भी बीजेपी ने कितनी घोर ज्यादती और कितना झूठे इल्जामात लगा करके किसानों को अपमानित किया है। जी लिहाजा जो ये कहता है कि हमको चौधरी चरण सिंह दिखाई देते हैं मोदी में, वो माफ करना इतिहास नहीं जानता है। जी लिहाजा मैं उसको कंडम करता हूँ। और मोदी किसानों के हमदर्द नहीं है, वो किसानों के विरोधी है। वो झूठ कहते हैं कि हम दोगुनी आमदनी करते हैं, उन्होंने किसानों को भूखे मार दिया है, जी बर्बाद कर दिया है। लिहाजा मैं इस पक्ष का हो नहीं सकता हूँ। तो आपका जो समर्थन होगा ओवरऑल, वो गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए किसको जाएगा फिर? मेरा समर्थन, मैं तो चूंकि पार्टी का आदमी हूँ, जी अपने सब मित्रों को आग्रह करता घूम रहा हूँ कि जी कांग्रेस को वोट दो। जी और डोली शर्मा यहाँ कांग्रेस की उम्मीदवार है, जी और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। गुण अवगुण सब में होते हैं, जी कमी बहुत लोगों में होती है, जी लेकिन मेरे निगाह में वो कम उम्र की, जी समझदार, अच्छा बोलने वाली लड़की है। और प्रतिभाशाली लड़की है। हालांकि मैं ये जरूर चाहता हूँ जी नए नेतृत्व का निर्माण हो, जी लेकिन मेरी इच्छा सदैव रही है जी कि मैं जमीन पर काम करने वाला हूँ। जी वो जीत भी जाए कल तो बहुत अच्छी है, जी
और संभावना है कि वो जीतेंगी। जी लेकिन जीतने के बाद मैं ये चाहूंगा कि वो जहां ऊपर अपने नेतृत्व का प्रभाव जी पूरे देश के लिए करें, जी लेकिन गाजियाबाद के उन लोगों का एहसान भी जरूर माने जो उनको आज वहाँ तक बिना पहुँचा। उनसे मिले भी शक्ति दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लिहाजा गाजियाबाद की जमीन पे उनको व्यक्तिगत नीचे आके काम करना चाहिए। यहाँ बहुत समस्याएं हैं जी जी। जो बीजेपी ने हल नहीं की, बढ़ाई हैं। आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।